नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे फिर से वही सोने और चांदी की वीकली अपडेट की कि कौन से भाव अब सोने और चांदी में नीचे में नहीं टूटने चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो लेवल्स रहेंगे महत्वपूर्ण लेवल्स टेक्निकली कि उन लेवल्स को हमें विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए कि ये लेवल्स अब नहीं टूटने चाहिए। उसके साथ ही कुछ फंडामेंटल की बात करेंगे कि क्यों सोना और चांदी के बाजारों में इतनी वॉलेटिलिटी है और बाजार कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर में। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो चर्चा रहेगी रिस्क मैनेजमेंट। तो हम तीनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में ये जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट में के बाजारों में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखी जा रही है एक एक दिन में, जैसे परसों तरसों देखा था कि 153 वाली चांदी नीचे में 146 हो गई, एक 144 हो गई। तो 153 से 144 मतलब 9,000 रुपए की चाल एक दिन में। और आज की दिन की बात करें, मतलब शुक्रवार की बात करें, तो शुक्रवार के दिन में चांदी नीचे में जो 144 थी वो 149 हो गई, 5,000 पॉइंट की चाल। तो इस तरीके की जब चाल आती है, खैर आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है, अवॉइड करें। दूसरा ये जाने कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि जो अच्छी खबरें हैं उनको बताया जाए, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनको बताया जाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपको कुछ खैर टॉपिक नहीं है यहाँ पर चर्चा करने का। इसमें कहें कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो तेजड़ी हो। भाई हमने मंदी भी जब करवाते थे तो खूब मंदी करवाते थे। हम ट्रेंड और मोमेंटम के फॉलोअर हैं। तो जैसा ट्रेंड कहता है, जैसा चार्ट पर मोमेंटम कहता है, जैसे फंडामेंटल कहते हैं, जैसा सेंटीमेंट कहता है, हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ट्रेंड के बड़े से बड़े फॉलोअर हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। रिस्क मैनेजमेंट में देखिए, जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसका तोड़ एक ही होता है, जो सबसे बड़ा तोड़ होता है कि बाजारों में हमें उस समय जो हमारी पोजीशन की साइजिंग है उसको मिनिमम कर देना चाहिए। मिनिमम मतलब आज के जब 60,000 का दाम था तब कोई व्यक्ति अगर सिल्वर 30 किलो कर रहा था और अगर आज 150 का भाव हो गया और अगर आज भी आप 30 किलो कर रहे हैं तो आपका ये एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। तो ओवरऑल मेरा ये मानना रहेगा बाजारों में कि जो भी लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजारों में पोजीशन की जो साइजिंग है वो पोजीशन की साइजिंग, जैसे भाव डबल हो गए तो आपको पोजीशन की साइजिंग भी आधी करनी चाहिए। अब भाव डबल क्या, डबल से ज्यादा हो गए, भाई 60,000 का भाव 2.5 गुना हो गया 150, तो आपकी पोजीशन साइजिंग भी लगभग 15 किलो ना होकर 10 किलो ही होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पोजीशन साइजिंग बरकरार रखेंगे प्रॉपरली तो आप लंबे समय तक इस बाजार में काम करेंगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, मान लीजिए हम अगर वैल्यू वाइज बात करते हैं तो वैल्यू वाइज अगर बात करें तो गोल्ड का जो दाम है वो अभी 1,21,000 है। तो 1,21,000 1,22,000 का मतलब हो गया 1 किलो गोल्ड का कि आपका दाम हो गया 1,22,00,000 रुपए। ये सौदा ऑलरेडी लेवरेज्ड है। अगर मान लीजिए किसी का 10% का मार्जिन किसी ने जमा भी करा रखा है तो वो 10% का मार्जिन, 10% का भाव गोल्ड का 5% का टूटता है तो आपके सारे रुपए साफ हो जाएंगे। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी जो मार्जिन वैल्यू है, क्योंकि ये जो फ्यूचर के सौदे होते हैं ये सभी लेवरेज्ड होते हैं, तो जो लोग विशेषकर एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड में या सिल्वर में या किसी भी बाजार में एक्स वाई जेड आप काम करते हैं तो आपको पोजीशन की साइजिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो साइज ऑफ योर टोटल मनी। तो आपके जो पोर्टफोलियो मींस
मनी सीधे सीधे यहाँ हम कैश की बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो तो वो वाला शेयर बाजार वाला पोर्टफोलियो नहीं। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप 1 करोड़ का गोल्ड कर रहे हैं या 1.25 करोड़ का गोल्ड कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड रिस्क मैनेजमेंट आइडिया। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप 5 लाख का सौदा कर रहे हैं, मतलब 50 ग्राम गोल्ड कर रहे हैं, तो ही वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और 10 लाख पर 10 लाख कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। परंतु फिर भी ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग, अब मान लीजिए कई सारे लोग कच्चे में ट्रेड करते हैं, तो कच्चे में ट्रेड करने का मतलब ये रहता है कि कोई व्यक्ति आपसे 1 लाख रुपए ले लेता है और वो बड़ा गोल्ड करवा देता है। अरे भैया, गोल्ड में अभी 2,000 से 2,500 3,000 पॉइंट की चाल आ रही है। रोज का 3 लाख रुपए की हार जीत है, सामने वाले ने 1 लाख रुपए ले लिए आपसे और वो बड़ा गोल्ड करा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा आप हारेंगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करने की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे तो लंबे समय तक इस बाजार में जिंदा रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इस बाजार से जल्दी आपके बाहर होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए सभी लोगों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट जरूर से मैनेज करके चलें, और अन्यथा नहीं तो कोई भी अच्छा जो रिस्क मैनेजर है, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन लोगों से कंसल्ट करें, सलाह लें कि भैया मुझे कितना ट्रेड करना चाहिए। लोगों के पास टोटल कैपिटल है 25 लाख, 10 लाख, और ट्रेड कर रहे हैं 5-5 करोड़ के, तो भैया आपको तो डेप्ट के कुएं में कूदना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो बी फ्रेंकली, कोई बुरा लगे किसी को और भला लगे, तो ये बात स्पष्ट शब्दों में कही जा रही है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, अगर हम, जो हमारा मुख्य बिंदु रहता है हर बार की तरह, और वो रहता है फंडामेंटल्स। देखिए, फंडामेंटल्स में कई सारे पॉइंट्स हमें ऑब्जर्व करने चाहिए अभी के दिनों में। जैसे हम पिछले वीडियोस में कई बार हमने फंडामेंटल्स की चर्चा करी है कि गोल्ड और सिल्वर में लगातार फंडामेंटल अच्छे होने के कारण लगातार बाइंग होती जा रही है, और वो फंडामेंटल सिल्वर के अलग है और गोल्ड के अलग है। देखिए, गोल्ड में जो इन्फ्लेशन का जो दौर है, वो इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, बॉन्ड की यील्ड हुई, इनके कारण बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो पिछले सालों में जो यूएस ने डॉलर की प्रिंटिंग करी थी, उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस पर अब देखने को मिल रहा है, जो पिछले काफी सालों में दिखना चाहिए था, और वो इम्पैक्ट सीधे सीधे देखने को नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे किसी समय पर, जो कहते थे, वॉरेन बफेट कह लें या चार्ली मंगर कह लें या पीटर लिंच कह लें, या इसके अलावा भी और भी कई सारे बड़े इन्वेस्टर थे, जो आज के आधुनिक इन्वेस्टर भी हैं। भारत में भी कई ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जो गोल्ड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते। परंतु अगर गोल्ड के ओवरऑल रिटर्न की बात करी जाए तो ओवरऑल रिटर्न गोल्ड का इक्विटी से बेहतर रहा है, क्योंकि भारत में भारतीय संस्कृति ये कहती है कि सोना और चांदी ये दोनों भगवान की मुद्राएं हैं, और जो भगवान की मुद्रा होती है वो कभी भी उसका मतलब हाश नहीं होता। तो ये मान के चलें कि सोना और चांदी की वैल्यू जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उसकी वैल्यू बनी रहेगी। अब उसके रिटर्न पिछले 1 साल में अगर 75% आ गए, तो हो सकता है 1 साल और चलने के बाद बाजार 5 साल ना चले, दैट्स अ सेकेंडरी इशू। पर ओवरऑल अगर आप एंड ऑफ द डे के रिजल्ट देखोगे तो इट इज मच बेटर देन द इक्विटी एंड अदर एसेट क्लासेस। तो सीधा सीधा मेरा ये मानना है कि फंडामेंटल्स में अभी जो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी थे, वो लोग भी कह रहे हैं कि गोल्ड में एलोकेशन 10%, 20%, 15% का होना चाहिए। अगर 10 से 15% का एलोकेशन बुद्धिजीवी कह रहे हैं, और अगर उन्होंने फंड का वास्तव में एलोकेट किया, तो 1 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन तक रुपीज, डॉलर, वो गोल्ड में प्लॉट होगा। तो आप सोचिए कि अभी तो गोल्ड का दाम $4,000 हुआ है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो मेजर फंडामेंटल है, जो लोग फंडामेंटल समझते हैं, जो लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं, जो ये जानते हैं कि फंडामेंटल्स का क्या असर, ओवरऑल कन्विक्शन क्या रहता है, उसके हिसाब से गोल्ड के भाव काफी ऊपर
हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएंगे, हो सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी 3,000 डॉलर से बढ़ के लगातार 4,000 डॉलर की एक पूरा स्प्रिंट, जिसको रनिंग बोलते हैं, वो पूरी करी है। खैर, ये तो हुई बात उसकी एलोकेशन की, फंड के एलोकेशन की। दूसरा जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा गोल्ड में इंटरेस्ट रेट। देखिए, इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही बड़ा विषय है, और इंटरेस्ट रेट और महंगाई की दर, इधर आप इंटरेस्ट रेट अगर घटाते हैं तो रुपया, जो डॉलर का फ्लो है वो बाजार में मनी का फ्लो और बढ़ेगा, और मनी का फ्लो जब बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड बढ़ेगा। अल्टीमेटली हर फैक्टर गोल्ड के बढ़ने के पक्ष में ही मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी जियो पॉलिटिकल, हाँ, एक बड़ी अच्छी खबर अभी बाजार में आई है पिछले 2 दिन पहले, और वो ये खबर है कि जो इसराइल और गाजा का युद्ध था वो बंद हो गया। हम भी इसके पक्ष में थे कि ये बंद होना चाहिए, और इससे पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए। अगर दुनिया में शांति होती है तो सभी लोग चैन से रहते हैं, सब लोग अपने अपने कामों में दिमाग लगाते हैं, व्यापार में दिमाग लगाते हैं, और जो मानवता है उसकी भी रक्षा होती है। खैर, ये एक अलग विषय है, परंतु इसका सीधे सीधे गोल्ड के प्राइसेस पर असर देखने को मिलता है, इसलिए हमने ये विषय की चर्चा करी है। क्योंकि जब तक जियो पॉलिटिकल जैसे ही अनसर्टेनिटी होती है, वैसे ही गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में बहुत ही एक तेज उछाल देखने को मिलता है। पास्ट में यूएस और सॉरी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके कारण भी गोल्ड में तेजी शुरू हुई, और तब से तेजी जो चल रही है वो आज तक चल ही रही है। और बीच में इजराइल हमास हुआ, उसके बाद अलावा ईरान हो गया, उसके अलावा और भी छोटे मोटे हो गए। और तो जैसे जैसे आप देखेंगे तो जब बड़ी इकोनॉमी कहीं भी लड़ाई करने लग जाती है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और लोग सेफ हेवन की तरफ नजरें घुमाते हैं। इसलिए गोल्ड के प्राइसेस में एक बड़ी उछाला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब फंडामेंटल्स में स्टांस चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का समय निकल सकता है। अन्यथा बाजारों में मुझे नहीं लगता कि बाजारों में फंडामेंटल में कोई ड्रॉबैक्स है। तीसरा जो हम बात करेंगे सिल्वर की, विशेषकर सिल्वर के जो बाजार हैं, सिल्वर के बाजारों में देखिए, जो डेटा सेंटर्स की जो डिमांड लगातार बड़े देशों में बढ़ती जा रही है, उसमें चांदी का उपयोग बढ़ेगा। दूसरा, डेटा सेंटर्स के अलावा ईवी है। तीसरा, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पर चांदी की प्रचुर मात्रा में ज़रूरत होती है, क्योंकि चांदी एक प्रेशियस मेटल के अलावा एक बहुत ही अच्छी सुचालक है विद्युत की, तो इस वजह से इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आने वाले समय में चांदी की डिमांड और भी बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि कुछ बड़े देशों में पूरा पूरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेज हो रहे हैं, और वो चेंजेज अगर होते हैं तो इसलिए चांदी में डिमांड अभी भी जारी रहनी चाहिए। दूसरा, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कई बड़े देशों ने बड़े फंड एलोकेट करे हुए हैं चांदी के लिए, और अगर वो चांदी के फंड एलोकेट हो, अभी तक जो बाइंग चल रही है, जिसमें विशेषकर अगर हम देखें रशिया, इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी बड़ी मात्रा में चांदी में खरीदारी की शुरू करी है। उसके कारण ही चांदी का भाव 1,10 से सीधे 1,50 देखने को मिला है। इंटरनेशनल पैरामीटर पर देखें तो चांदी ने अपने लाइफ टाइम हाई $50 को भी क्रॉस किया है, जो हम लगातार इस चैनल पे कहते आए हैं कि बाजार में जब बड़े लोग किसी चीज को खरीदने आते हैं तो उनके पास मनी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होती है। इस वजह से जब पर्याप्त मात्रा में मनी सप्लाई होती है तो कोई भी बाजार घटता नहीं है, और घटता है तो तुरंत उसमें डिमांड जनरेट होती है, बाय डिफॉल्ट डिमांड जनरेट होती है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि चांदी के बाजारों में अभी भी एक डिमांड है, वो बनी रहेगी। हम आगे चर्चा करेंगे कि चांदी के कौन से लेवल्स हैं जो अब नहीं टूटने चाहिए, जो कि हमारे थंबनेल का मेजर मुद्दा भी है। खैर, उसके अलावा जो सोलर है, ईवी है, इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है,
देखिए इंडिया में पिछले दिनों में ईटीएफ में इतनी चांदी में बाइंग हुई है, उसके कारण ईटीएफ और जो एमसीएक्स का जो वायदा चलता है उसमें तकरीबन 8 से 10% का डिफरेंस देखने को मिला है। उसके पीछे जो मेजर कारण है वो ये है कि ईटीएफ में जब भी आप बाइंग करते हैं तो जो ईटीएफ का जो फंड मैनेजर है वो एक्चुअल में चांदी की यूनिट्स खरीद के रखता है। तो इतनी चांदी अभी की तारीख में मतलब सप्लाई और डिमांड में कंस्ट्रेंट बना हुआ है। इसके कारण कहीं ना कहीं चांदी के भाव में बड़ी गिरावट और चांदी के भाव में एक बड़ा प्रीमियम फिजिकल के भाव में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है आगे भी ये जारी रहना चाहिए। खैर कुछ महत्वपूर्ण डेटाज की बात करेंगे और वो डेटाज रहेंगे अपने कि कौन कौन से डेटा आने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। और लगभग 13 तारीख को चीन के डेटा आएंगे, चीन के डेटा ट्रेड बैलेंस का डेटा आएगा। इसके साथ ही अगर हम 15 तारीख की बात करें तो यूएस का सीपीआई का डेटा जो महंगाई का डेटा है वो आएगा। देखें बार बार हम कहते आए हैं कि सीपीआई अगर महंगाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट घटेंगे, इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। तो इसका सीधा सीधा असर गोल्ड के दामों पर पड़ता है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो भी गोल्ड के दाम बढ़ते हैं। वो कोरिलेशन जो अब कोई अच्छा एक इकोनॉमिस्ट है वो ही जान सकता है इस बात को। अ, तीसरी बात अगर देखें तो 16 तारीख को यूएस के पीपीआई के डेटा आएंगे। अ, इसके साथ ही 17 अक्टूबर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, प्राइस इंडेक्स का डेटा भी देखने को मिलेगा। देखिए सीधा सीधा है कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है तो डेटा सभी पॉजिटिव साइड आते हैं, और ट्रेंड नेगेटिव है तो सामान्यतया डेटा नेगेटिव साइड आते हैं। खैर ये एक अलग विषय है, इसको भी किसी दिन और फुर्सत में आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि चार्ट पर हमें क्या समझ आता है। उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जो भी है आप इसको ढंग से पढ़िए डिस्क्लेमर, और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए। वैसे मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी हूँ। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं चार्ट की तो देखें यहाँ चार्ट हम देख पा रहे हैं, और चार्ट पर जो ये भाव है ये मान के चलें कि अभी 1,46,200 का दाम चल रहा है बाजार में। हम वो वाले दाम से आगे बढ़कर हम पहले जो हम हर बार की तरह हम देखते हैं कि पहले हम क्या देखते हैं, डॉलर इंडेक्स। देखिए डॉलर इंडेक्स का बाजार यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। डॉलर इंडेक्स के बाजार ने वीकली चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जो कि हमने पिछले हफ्तों में लगातार बोला भी है कि 97 का 9730, 97 और 9660 ये भाव अब आसानी से नहीं टूटने चाहिए डॉलर इंडेक्स के। अगर कहीं ना कहीं इन भावों में गिरावट आती है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट गोल्ड के भाव पर इनवर्स पड़ता है। मतलब अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो गोल्ड का भाव बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड का भाव घटेगा, सिल्वर का भाव घटेगा। तो अब कोई कहेगा कि भाई साहब यहाँ तो भाव बढ़ गए फिर भी है ना डॉलर वहां पर प्रेशर नहीं दिख रहा। देखिए इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि डॉलर इंडेक्स ने, अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ देखें हम जब बात कर रहे थे यहाँ पर थे 3 अक्टूबर यहाँ पर, और मैंने क्या बोला कि ये बाजार अगर 98.20 क्रॉस करेगा तो ये बाजार ऊपर में 99.60 तक चला जाएगा, और 99.56 तक ये बाजार चला गया था। अभी भी ये बाजार में 99 क्रॉस करने के बाद, क्योंकि कई बार इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो 1 या 2 या 3 दिन बाद देखने को मिलता है, इसलिए हमें डॉलर इंडेक्स के प्राइसेस को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स अगर 99.50 के ऊपर सस्टेन करेगा आने वाले हफ्ते में तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में एक बार पुनः प्रेशर देखने को मिलेगा। और ये ध्यान रखना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स
अगर ज़्यादा तेज होगा, 100 के ऊपर निकलता है, 3 अंकों में फिर से पहुंचता है, तो डॉलर तो गोल्ड और सिल्वर के भाव में एक बार गिरावट और बढ़ सकती है। खैर उसकी भी चर्चा करेंगे कि कहाँ तक भाव आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, भाव पर जाने से पहले सिल्वर के भाव की चर्चा करेंगे पहले, और गोल्ड के भाव की भी चर्चा करते हैं। देखिए, गोल्ड और सिल्वर के भाव में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, इसलिए कोई भी काम करें अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम ना करें। तो हम पहले यहाँ पर गोल्ड के भाव की चर्चा करते हैं, और वो चर्चा करने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए, अगर जो लोग व्यापार करते हैं एमसीएक्स में, या जो लोग हाजिर के हिसाब से व्यापार करते हैं, वे लोग हमसे दिए गए नंबर 9024798885 पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य काम एडवाइजरी का ही है। और हम जो एडवाइजरी देते हैं, वो एडवाइजरी में हम डेली कमेंट्री देते हैं पहले, जिसमें हम बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम बताते हैं। इसके साथ ही जो खरीदारी और बिकवाली की सलाह है, वो अलग से देते हैं। उसमें ये ध्यान रखें कि जो भी हम सलाह देते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ देते हैं। दूसरा, ये भी मान के चलें कि जो कमेंट्री होती है वो अलग होती है, और जो बाय सेल की सलाह होती है वो अलग होती है। दूसरा, सबसे बड़ा जो बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेली आप क्या खरीदारी बिकवाली की सलाह देते हैं, ज़्यादातर लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछते हैं। नहीं, हम डेली बाय सेल की सलाह नहीं देते। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब हमें समझ आता है, तब हम बाय सेल की सलाह देते हैं। हाँ, ट्रेंड और मोमेंटम हम डेली सुझाव देते हैं कि अभी ट्रेंड ये चल रहा है, तो कृपया आप बेचे नहीं। अब ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो आप खरीदें नहीं, या ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं बेचें। तो इस तरीके, तो जो लोग हमसे संपर्क करना साथ चाहते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वे लोग दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि बाजारों में हम किस तरीके से काम कराते हैं। हमारी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, कोई गोल्ड सिल्वर के व्यापारियों के हिसाब से। बाकी आपको बता देते हैं कि यहाँ गोल्ड के चार्ट की हम चर्चा करते हैं। देखें, गोल्ड के बाजारों में कौन सा भाव ऐसा है, जैसे मैंने अभी थंबनेल पर लगा भी रखा है कि कौन सा ऐसा भाव है गोल्ड दिसंबर में कि कौन सा भाव नहीं टूटना चाहिए नीचे में। तो मैं यहाँ पर 2-3 लाइनें मार्क कर देता हूँ, और वो लाइनें मार्क करके आपको बता देता हूँ। देखिए, ये भाव है 1,18,200। ये जो लाइन है, ये आगे भी मार्क रहेगी। दूसरा, ये भी जान के चलें कि अगर ये मार्क, ये जो लाइन है, हम हटाते नहीं सामान्यतः जो मार्क करी है। दूसरा, ये मान के चलें कि 1,18,000 अभी गोल्ड के लिए बेस प्राइसेस है। मुझे लगता है कि 1,21,200 का जो दाम चल रहा है, ये भाव 1,18 बहुत आसानी से नहीं टूटना चाहिए। 1,18 बाजार के लिए की लेवल का काम करेगा। और मान लीजिए किसी कारणवश ये भाव टूट भी जाता है, तो बाजार में एक जो लेवल है वो ये रहेगा, और ये जो लेवल रहेगा 1,16,700। तो आप ये मानकर चलें कि 1,16,700 से 1,18,300, ये भाव बहुत ही शानदार भाव रहेंगे। और आई होप, मुझे लगता है कि ये भाव बाजार के लिए बहुत ही बड़े लेवल्स का काम करेंगे। बाजार इन भावों को आसानी से पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। अब खरीदारी बिकवाली की सलाह वो अलग होती है कि भाई कहाँ पर लेना है, कहाँ पर बेस्ट सपोर्ट है, कहाँ से बाजार में पुल बैक आ सकता है, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। तो उसके लिए आप, इसीलिए हमने बोला है कि उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 9024798885 पर। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, हाँ जी, एक बात और कि ये भाव नीचे में क्या नहीं तोड़ेगा, 1,18,200 और 1,16,800। और वापस ये कहाँ तक समझ आता है, वापस ये हमें समझ आता है 1,22,700 और 1,24,100। तो इसमें ये जो रेंज है, वो इतनी रेंज रहने की संभावना रहेगी। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर के बाजारों में अगर हम देखेंगे,
तो कौन से भाव ऐसे हैं जो नहीं टूटने चाहिए? ये सिल्वर दिसंबर का चार्ट है। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि 1:41 से लेकर 1:40 के जो भाव है, यहाँ पर मैं लाइन मार्क कर देता हूँ। और ये मानकर चलें कि ये जो भाव मैंने मार्क किए, आई होप ये आने वाले समय में इतने आसानी से पेनिट्रेट नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो डिमांड जोन है सिल्वर का, वो रहेगा 1:41,500 से लेकर 1:40,300। अगर ये भाव इस जोन में मिलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा डिमांड जोन रहना चाहिए बाजारों के लिए। और इस डिमांड जोन में बाजार मिलता है तो आई थिंक यहाँ पर गुड रिस्क रिवॉर्ड सेट रहेगा, और यहाँ से बाजार दोबारा से 1:50 और उसके ऊपर 1:57 और 1:62, ये सभी भाव इसमें संभावित हो सकते हैं। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरा आ, ये रहेगा बड़ा ही जरूरी कि भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें कोई भी अगर किसी को क्वेरी भी है, हम बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व करते हैं। कोई कहता है हमें 10 ग्राम लेना है, कोई कहता है 20 ग्राम लेना है, क्या लगता है, तो भी हम लोगों को सलाह बताते रहते हैं। पर सामान्यतया जो लोग बड़े व्यापारी हैं या जो एमसीएक्स में काम करते हैं या जो लोग आपके हाजिर में बड़ा काम करते हैं, उन लोगों को हेजिंग के हिसाब से भी हम सलाह देते रहते हैं कि आपको इस तरीके से व्यापार करना चाहिए। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।